हथ धोने सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक तो बाद दर्शकों एक बार फिर तो स्वागत है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਣੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ अच्छे आए ने ऐतकी 10वीं भी 12वीं भी। ये एक बहुत शलाघायोग कदम है जिहड़ा तुसीं कीता और तुसीं बच्चों नूं पढ़ा के उत्थे लैके गए हो। और तां ही है कि बड़े प्राइवेट स्कूलों नूं छड्ड के बच्चे इत्थे गवर्नमेंट स्कूल च आ रहे हैं। और ज्यों-ज्यों समय जाऊगा उत्थे फैसिलिटीज़ होर बढ़ावांगे, होर बच्चे छड्ड के आउणगे। आ तुहाडे मेरे कोल आंकड़े मैनूं तुसीं दे चुके हो रहे कि इन्ने किन्ने बंदे छड़ के आ गए उरे। आ लो टोटल इंक्रीज इन एडमिशन्स इन गवर्नमेंट स्कूल 6.6 lakhs। टोटल स्टूडेंट शिफ्टेड फ्रॉम प्राइवेट टू गवर्नमेंट स्कूल 5.6 lakhs। छोटी गल नहीं है। 5.6 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छड़ के इधर आ गए। वो थोड़े करके, थोड़ी हिम्मत करके, थोड़े टीचर्स जो हैं जो पढ़ाते ने, थोड़े जेड़े जेड़े थोड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उन्होंने करके। तो एक बार फिर मैं थोनू सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। मैं थोड़े सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ बहुत ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੈਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। और ये थोड़ी हिम्मत होगी सारी। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा सारे का। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। इस दे नाल ही रुख करदे हां अगली खबर दा। पंजाब नूं सरकारां द्वारा बिजली सरप्रस्त सूबा कहा जाता रहा है तो सूबे दे विचों बाहरले राज्यां जां होर देशां नूं वेचण दी गल भी कही जाती रही है। पर गर्मी का सीजन अजे शुरू होया कि पंजाब के कई शहरों के विच बिजली की पूर्ति नहीं हो रही है। अजे एक मामला सरहंद तो सामने आया जिथे ट्रांसफार्म सड़ जाने के कारण बिजली गुल हो गई है, जिस तो बाद शहर वासियों ने मौके पर कई अधिकारियों के नाल संपर्क करने की कोशिश की तो गल करने की भी कोशिश की, पर अधिकारियों ने गल करना जरूरी नहीं समझिया। इस तो बाद जदों रात को ग्रिड के विच गए तो उन्होंने देखा कि ड्यूटी के दौरान जेई अपनी पग ला के आराम के नाल सुता पिया होया सी। इस तो बाद लोगों ने सख्त इतराज़ किया तो कहा कि इन्हां दे पासों जो बिजली है इन्नी गर्मी के विच नहीं छड्डी जा रही तो लोगों को परेशानी का सामना करना पै रहा है तो बिजली मुलाजम ड्यूटी के विच अणगहलियां वरत रहे हैं। तुहानूं दस दईए कि अक्सर ही बिजली कट जाण दा अनुमान लग जाता तो बिजली गुल हो जाती है तो अधिकारियों के वलों अणगहली वरती जाती है तो शहर वासियों को परेशानी का सामना करना पैंदा। हालांकि सरकार के वलों अधिकारियों को पूरे समय सिर तनख्वाहां दित्तियां जांदियां ने, उस तो बाद भी जो अधिकारी ने अणगहलियां वरतते हैं तो उन्हां दी अणगहलियां का जो नतीजा वो आम लोगों को भुगतना पैंदा। इस सिलसिले दे विच जदों सरहंद दे विच बिजली गुल हो गई तो आम लोग जदों ग्रिड दे विच पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जेई जो पग ला के आराम नाल पिया सी। जिवें कि तुहानूं पता है कि गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम के विच कई एरिए दे विच कल काफ़ी ज़्यादा तादाद दे विच कट लगे हुए सीगे, बिजली ट्रांसफार्मर फूके हुए सी। तो जदों ही मेरे ध्यान दे विच आया कि साडे एरिए दे विच जिहड़ा ट्रांसफार्मर फूकिया होया है तो जिहड़ी लेबर उत्थे साइट ते ठीक करन आई सी ते जेई ने उन्हां नूं वापस बुला लिया। तो जदों मैं मौके ते फोन करिया बिजली बोर्ड दफ्तर शहरी सर्कल दे विच तो उत्थे जिहड़ा कंप्लेंट ते बैठा सी, मैं उसनूं कहा कि मेरी जेई नाल गल कराओ तो उसने गल करन ते इनकार कर दिता। तो मैंने फिर जाके अपनी टीम दे नाल उत्थे
ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ MC ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਈ ਸੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਿਆ? ਜੇਈ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ MC ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਜੀ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੋ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਹਮਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਈ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਜੇਈ ਸੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਰਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 9:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ 8:30-9 ਵਜੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-4 ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੇਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ SDO ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਜੋ ਲਾ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਛੱਡੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ SDO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ SDO ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਜੇਈ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਰਘਵੀਰ ਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਦੀ ਲਾਈਟ ਵਿਦਿਨ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ ਚਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੋ ਗੁੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 9-9:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਗਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਲ ਉਹਦੇ ਜੇਈ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਲੈਕਟਡ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੱਟਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਜੀ, ਕੋਈ ਜੇਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਜੀ? ਤੇ ਜੇਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਕੰਨਿਓ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੇ NB ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।
रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असरता शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में दक्षिण पश्चिमी मानसून ने दस्तक दे दी है। पहले की तरह ही आपको बता दें कि लगातार जिस तरह की तस्वीरें मुंबई में देखने को मिलती थी उसी तरह की तस्वीरें एक बार फिर देखने को मिली। पहले ही दिन बारिश ने अपना कहर दिखाया और देश की आर्थिक राजधानी और उसके उपनगरों में कई इलाकों में पानी भर गया। हालात ये रहे कि कई जगहों पर रेल यातायात भी प्रभावित रहा, लोगों को अपने ऑफिसों से घर जाने में तकलीफों का सामना करना पड़ा और इतना ही नहीं, सड़क यातायात के साथ ही लोकल ट्रेन सेवाएं भी बाधित हो गईं। इस बीच आईएमडी ने मुंबई और पड़ोसी ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इसके साथ ही एक भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। चेतावनी के मद्देनजर कई जगहों पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर चुका है और इसके कारण यातायात पुलिस को 4 सबवे भी बंद करने पड़े हैं। इतना ही नहीं, भारी बारिश की वजह से मुंबई में बुधवार को मालवानी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत ढहकर दूसरी इमारत पर जा गिरी। हादसे के बाद मलबे से 18 लोगों को निकाला गया, इनमें से 11 की मौत हो चुकी है। जिसके बाद अब सियासत का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी ने बीएमसी और महाअघाड़ी सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला किया है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कल पहला बारिश, पहला घंटा और पूरी मुंबई डूब गई। आज दूसरा दिन बिल्डिंग गिरी, 12 लोगों की मौत। वह रे ठाकरे सरकार,
ठाकरे सरकार ने मुंबई महापालिका में सिर्फ कमीशन खाने का काम किया है। 200 बिल्डिंगों को नोटिस दी, लेकिन एक भी खाली नहीं करवाई। नोटिस देते पैसे वसूल करते हैं और उसके कारण ये मौतें होती है। पूरी तरह से उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है। और फोरकास्ट है कि लगभग 3 दिन तक बारिश लगातार होती रहेगी। पहले ही दिन मुंबई शहर में 24 घंटे के भीतर 300 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा हुई, जिसके कारण दोपहर में जब हाई टाइड 4.16 मीटर का था, उसी समय में 70 मिलीमीटर प्रति घंटे के हिसाब से बारिश हुई, जिसके कारण जो मुंबई शहर की बारिश के पानी की बहाव की क्षमता है लगभग 30 मिलीमीटर प्रति घंटा, उससे अधिक बारिश होने के कारण कई जो निचले इलाके थे वहाँ पानी भरा, कुछ यातायात ठप हुआ, मुंबई की रेल सेवाएं भी बाधित हुई जिसके कारण। लेकिन हाई टाइड खत्म होने के बाद धीरे धीरे परिस्थिति सुधरी है और निश्चित रूप से जिस तरह से चेतावनी है, आने वाले दिनों में भी पूरी तैयारी रखनी है और जनता का भी काम है कि आना आवश्यक कोई ज़रूरत ना हो। तो सुना आपने, चाहे बीजेपी के लोग हो या एनसीपी के लोग हो, कैबिनेट के मंत्री हो, ऐसे लोगों के बयान आपने सुने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 39,000 करोड़ के बजट होने के बावजूद हमारे देश की आर्थिक राजधानी की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि एक दिन की बारिश ने ही वहां पर सड़कों पर पानी भर दिया, रेलवे व्यवस्था को ठप कर दिया, लोगों का जनजीवन जो तमाम जो स्थिति थी उसको खराब करने का काम किया। लेकिन इसके साथ ही अब सियासत वो तेज हो चुकी है, क्योंकि मुंबई के कई इलाकों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली कि वहां पर भारी बारिश होने की वजह से एक इमारत गिर गई। इमारत गिरने से वहां पर कई लोगों की जान चली गई, जबकि 18 से ज्यादा लोग घायल भी हुए। आपको यह भी बताते चले कि अलग अलग तरह की स्थिति देखने को मिलती है। मौसम विभाग ने अभी भी अलर्ट जारी किया है, ये कहा है कि रेड अलर्ट के साथ उन्होंने कहा कि अभी भी भारी बारिश हो सकती है। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि लगातार जो स्थिति है मुंबई में अभी भी गंभीर बनी हुई नजर आ रही है, क्योंकि रेड अलर्ट है, बारिश के चलते सड़कों पर पानी है। लोगों की जो रोज अपने ऑफिस जाते थे, ऑफिस से घर आते थे, उन लोगों को खासतौर पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब सीधा रुख मुंबई का करेंगे, वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ में मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सत्यप्रकाश सोनी, रुख में आपका करना चाहूंगा, क्या स्थिति वहां की है फिलहाल और बारिश को लेकर क्या ताजा अपडेट है? सत्यप्रकाश, आपकी आवाज हम तक सही तरीके तक नहीं पहुंच पा रही, आपसे फिर से संपर्क करेंगे। लेकिन मुरारी सिंह हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। मुरारी सिंह, ताजा अपडेट क्या कुछ है? बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है कई जिलों को लेकर। मौसम विभाग का कहना है भारी बारिश अभी भी आएगी और पहले दिन की बारिश में यह हाल है और तेज बारिश आई तो मुंबई की स्थिति और कितनी बिगड़ सकती है? चलिए वहां का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि मुंबई में लगातार जो बारिश का सिलसिला जारी है, मानसून ने दस्तक दी है और मानसून की दस्तक के साथ ही मुंबई की जो स्थिति है एक बार फिर से बिगड़ती नजर आ रही है। बीती रात की अगर बात करें तो भारी बारिश की वजह से एक इमारत ढह गई जिसमें कई लोगों की जान चली गई, 11 लोगों की जान चली गई और साथ में 18 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि और भी इलाकों की हम बात करें तो सड़क पर पानी बढ़ चुका है। और दोनों संवाददाता हमारे साथ वहां से लगातार जुड़े हुए। मुरारी सिंह का एक बार फिर से रुख करेंगे। मुरारी सिंह, क्या स्थिति वहां की है? ताजा अपडेट क्या है? लेकिन अभी भी जगह जगह पानी जमा हुआ है। अगर मेरे पीछे की तस्वीर दिखाएं तो देख सकते होंगे कि जल जमाव हुआ है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर दादर, हिंद माता, कोलाबा, सायन, अगर इन इलाकों की बात करें तो वहां पर किस तरीके की स्थिति होगी। महज 2 कदम पर पुलिस की नाकाबंदी है, 24 घंटे यहाँ बंदोबस्त रहते हैं और जो बरसात होती है वो कहीं न कहीं कमर भर पानी में पुलिस वालों को ड्यूटी देना पड़ता है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बरसात में आम नागरिकों को कितनी दिक्कत हुई होगी। मोहित, अगर हम रुक करना चाहेंगे मुरारी। सत्यप्रकाश, क्या स्थिति वहां की है? आप खुद वहां पर घटनास्थल पर मौके पर मौजूद हैं। कितने लोगों की स्थिति अब तक बेहतर है? जो घायल थे उनकी स्थिति क्या बताई जा रही है? और साथ में जहां पर ये इमारत गिरी है उसके आसपास की इमारतों का क्या हाल है? जी मोहित, देखिए जिस तरह से लगातार आप सुबह से ही तस्वीरें आ रही थी, ऐसे में साफ तौर से कह दिया है कि दिल्ली से दूसरी इमारत की गिरने के बाद करीब 8 ऐसे धर्म वाले जो झोपड़े कहा जाए वो कहीं से प्रभावित हुए, जिसमें 800 लोगों को रेस्क्यू किया जाता। ऐसे में बीएमसी ने साफ तौर से बता दिया कि 11 लोगों की मौत हुई, इसमें और अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें आ रही है, एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई है, ये कहीं से निश्चित करने वाली तस्वीर है। लगातार यहाँ के जो मनपा अधिकारी है या मुंबई पुलिस है लगातार देर रात से ही लगी हुई है। मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। तमाम नेताओं का आना यहाँ शुरू हो गया कि जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले ये मुख्यमंत्री और उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो है हॉस्पिटल का दौरा किया है। उसके बाद यहाँ के पालक मंत्री असलम शेख भी यहाँ पर आके गए हैं। उसके थोड़े देर पहले की अगर बात करें तो विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर के साथ यहाँ के सांसद गोपाल शेट्टी ने भी यहाँ का रुख किया। हालांकि तमाम जानकारी है जिस तरह से गोपाल शेट्टी ने दिया, साथ साथ एक बड़े आम आरोप लगाया है कि किस तरह से यहाँ के नेताओं द्वारा लापरवाही की जा रही है। हालांकि ये पत्र जरूर उन्होंने दिया था, 20 सितंबर को भी एक पत्र दिया था 2020 में, जिसमें साफ तौर से कहा गया था इस तरह की लापरवाही अगर होती तो बड़ा हादसा वापस हो सकता है। लिहाजा इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक बार फिर से बड़ा हादसा हुआ, इस तरह का आरोप जो है यहाँ के सांसद ने लगाया। लेकिन सत्यप्रकाश सोनी, अक्सर हम जब भी बारिश होती है इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है कि कहीं पर सड़क चौक हो जाती हैं, तमाम स्थिति है वो बिगड़ती नजर आती है, कहीं इमारतें गिर जाती है, लोगों की जानें चली जाती हैं। क्या बीएमसी ने कोई तैयारी नहीं की थी या इस तरह की जो बिल्डिंग है उनको चिन्हित नहीं किया गया था? जी, हर बार ये चीजें होती है कि जब हादसा हो जाते हैं तो यहाँ की जो प्रशासन द्वारा जाता है उसके बाद स्पॉट विजिट करता है। नेताओं की अगर बात तो नेता विजिट करते हैं, लेकिन हर बार ये देखा जाता है कि जब घटना के बाद भी तमाम वादे किए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लिखा पढ़ी होती है, बाकी चीजें सीधे बस्ते में चली जाती है। मुरारी सिंह, आपका रुख करना चाहूंगा। 39,000 करोड़ का इनका बजट है बीएमसी का, उसके बाद भी ऐसी स्थिति जो हर बार देखने को मिलती है, जब भी बारिश हो तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। अभी फिलहाल इन तमाम चीजों को लेकर बीएमसी क्या कर रही है और क्या कोई तैयारी उन्होंने पानी को लेकर नहीं की थी, मानसून को लेकर कोई तैयारी नहीं की थी? मोहित, देखिए जिस तरीके से बीएमसी कमिश्नर इकबाल चहल ने कल बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द ही जो स्लम के इलाके हैं वहां के पानी निकासी के लिए 30 जून तक काम कर लिए जाएंगे। कहने के लिए तो बीएमसी वादा करती है, लेकिन हर बरसात में जो बीएमसी के वादे हैं वो पूरी तरह से खोखला साबित होते हैं। एक राज्य के बराबर मोहित बृहन मुंबई महानगर पालिका का बजट होता है, करोड़ों खरबों के जो है इनके प्लान होते हैं, लेकिन जैसे बरसात होती है मुंबई पानी पानी होती है। अगर राजनेताओं की बात करें तो सिर्फ बयान।
बिल्कुल मुरारी सिंह, आप हमारे साथ बने रहिए, सत्यप्रकाश आप भी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए सत्यप्रकाश सोनी का रुख करेंगे। सत्यप्रकाश सोनी, जहां पर ये इमारत गिरी है उसके आसपास की इमारतों की स्थिति की अगर हम जानने की कोशिश करें, वहां की स्थिति अभी कैसी नजर आ रही है? जी मोहित, देखिए मैं घटनास्थल पर मौजूद हूँ। तस्वीरें दिखाएंगे कि अभी भी जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। हालांकि किसी की मिसिंग होने की खबर नहीं है, लेकिन जिस तरह से जानकारी मिली थी उसको लेकर मनपा और यहाँ के जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। गाड़ियां लगी हुई है, लगातार मलबे निकालने का काम जारी है। हालांकि जिस तरह से करीब 8 घरों की क्षति हुई है, उसमें काफी लोग जो है प्रभावित हुए। ऐसे में मनपा इसका निरीक्षण करेगी, उसके बाद आखिरी अंजाम तक पहुंचाएगी। लेकिन लगातार ये तस्वीरें विचलित करने वाली थी। जिस तरह से पिछले साल भी इसी वक्त जो है इस तरह की एक हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौत हुई है। एक बार फिर से बारिश की, हालांकि पहली बारिश थी, इस दौरान घटना हुई और असल में 11 लोगों की मौत हुई है। जाहिर तौर पर कहीं कहीं ये सवालिया निशान खड़े करते हैं महानगर पालिका और स्थानीय प्रशासन पर। मुरारी सिंह, क्योंकि अभी भी रेड अलर्ट जारी है, तो इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? क्या एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है? देखिए, जिस तरीके की स्थिति मौसम विभाग की तरफ से बताई गई थी, उसके बाद उद्धव सरकार ने कोई भी लापरवाही, मुंबई महानगर पालिका सहित मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड के जवानों को अलर्ट कर दिए हैं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ने जिस तरीके से बताया कि जहां मलबा गिरा है वहां बचाने का काम काफी जोरों पर चल रही है। महाराष्ट्र सरकार की सारी यंत्रणाएं वहां पर काम कर रही हैं, कई कैबिनेट मंत्री तक वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि ये पहला मकान गिरा है। अगर इस इलाके में बात करें तो ऐसे सैकड़ों मकान हैं जो मौत को दावत दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि 11 लोगों के मौत के बाद क्या मनपा जागेगी, क्या महाराष्ट्र सरकार जागेगी और आने वाले बारिश में और होने वाले इस तरह की आपदा में क्या लोगों को बचा पाएगी? क्योंकि जहां हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश मौजूद है, उनके आसपास में ऐसी सैकड़ों इमारत है जो मौत को दावत दे रही है। सैकड़ों इमारतें हैं और हर बार इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े, वहां की ग्राउंड जीरो की तस्वीरें आपको दिखाई, जहां पर ये तस्वीरें इमारत गिरी है उसके आसपास और भी इस तरह की इमारतें हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को देखकर बीएमसी को, लोगों को सबक सीखने की जरूरत है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ग्रुप हर पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ और 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ग्रुप ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ और ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।
राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। राष्ट्रपति जी का भी एक Smoking on the package announced by the brand. इन चीजों को तो हम लोग वन आंकड़ों का दर्ज भी घटा बढ़ा दिया मनमर्जी, वह रही नीतीश सरकार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान और ANB न्यूज देख रहे हैं आप। ये वो तंज है जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश सरकार पर साधा है, और साधे भी क्यों ना, जो कारनामा नीतीश कुमार ने किया है उसे सुनकर तो आप भी यही कहेंगे, कोरोना की जो बही बयार मचा दिया हाहाकार, वह रही नीतीश सरकार। राष्ट्रपति जी का भी एक Smoking on the package announced by the brand. इन चीजों को तो हम लोग बिहार में कोविड-19 की मौत की संख्या को बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा संशोधित किया गया, जिसमें महामारी से होने वाली कुल मौतों की संख्या 9,429 कर दी गई है। विभाग के अनुसार जिसने पहले दिन तक मौतों की संख्या 5,500 से कम बताई थी, सत्यापन के बाद मौतों की संख्या 3,951 मौतों को जोड़ा गया है। हालांकि ये निर्दिष्ट नहीं किया गया था कि ये अतिरिक्त मौतें कब हुई हैं। हालांकि सभी 38 जिलों के लिए एक नंबर प्रदान किया गया था। ताजा आंकड़ों के अनुसार दूसरी लहर में मरने वालों की संख्या 8,000 के करीब है, और अप्रैल के बाद से होने वाली मौतों में लगभग 6 गुना वृद्धि हो गई है। पटना जिले में प्रकोप का खामियाजा भुगतान, जिसमें कुल 2,303 मौतें हुई है। मुजफ्फरपुर 609 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं पटना में सबसे अधिक 1,070 सत्यापन के बाद रिपोर्ट की गई है मौतें, और इसके बाद बेगूसराय में 316, मुजफ्फरपुर में 314, पूर्वी चंपारण 391 और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मूल नालंदा में 222 मौतें हुई है। इसी के साथ राज्य में अब तक कुल 7,15,169 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से पिछले कुछ महीनों में 5 लाख से अधिक लोग संक्रमण की चपेट में भी आ चुके हैं। तो ये तमाम वो बातें हैं, तमाम आंकड़े आपने बताए किस तरह से वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्रपति जी का भी एक Smoking on the package announced by the brand. आज
ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਆਰਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ 265 ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 18 ਤੋਂ 44 ਅਤੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 217 ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RBS, BP, ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿੱਟ ਆ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜਾ ਅਨਫਿਟ ਜਾਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ICMR ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बिहार में कोरोना से मौतों के आंकड़े की सच्चाई अब सामने आ गई है, लेकिन इसे वहीं के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नकार दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुनवाते हैं आपको। स्पष्ट है, सरकार की मंशा भी बहुत स्पष्ट है। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है वह राशि उन परिवारों तक, उन घरों तक पहुंचाई जाए। बिहार पहला राज्य है जो कोरोना के कारण मृत हुए परिवारों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब रुख सीधे गेस्ट को कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम पैनल इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मौजूद है कि किस तरह से आंकड़े इस बार अस्पष्ट हो चुके हैं। हमारे साथ मनोज मनु जी जुड़ चुके हैं जेडीयू से और छविराज जी नेता हैं कांग्रेस के, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं छविराज जी आप ही के पास आना चाहूंगी। तमाम आरोप कांग्रेस द्वारा ही लगाए जा रहे थे आंकड़ों को छुपाने का, और आप ही ने यह बात कही थी कि अब जो सरकार है वो आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश कर रही है, और ये कहीं ना कहीं सच्चाई सामने भी आ रही है। आंकड़े आपने देखे होंगे। जी
जी बिल्कुल, मैं राज छविराज पहले तो आपके माध्यम से सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। उसके साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि बिहार में जो विगत कुछ दिनों से जो चल रही है, और रह गई बात सरकार जिन तरह का दावा कर रही है, अभी मैं मंगल पांडे जी की बातों को सुन रहा था कि बिहार वो पहला राज्य होगा जो कि लोगों को मुआवजा बांटेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बिहार जो है सबसे ज्यादा ग्रसित होता है हर एक साल बाढ़ से। बाढ़ को लेकर के आज 15 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है। क्या आपको लगता है कि बाढ़ जैसी समस्याओं को निष्पादन करने में यह सक्षम रहे? आपने देखा होगा कि यहाँ चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में हर साल हजारों जाने जाती हैं। क्या उसके लिए इन लोगों ने, इन सरकार ने कुछ कर पाया है? तो जिस तरीके से इन दोनों चीजों में यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है, मैं आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो यह आंकड़ों का खेल दिखाने और छिपाने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे हिसाब से और मेरे पार्टी की ओर से अगर मैं कहना चाहूं तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता और जनमानस के साथ अगर सरकार खड़ी है तो उन्हें खुल करके सामने आना होगा और मुआवजा की राशि जो उन्होंने घोषणा की है, यह महज घोषणा नहीं, इसे पटल तक उतार करके दिखाएं और उन व्यक्तियों को चिन्हित कर करके मुआवजा उनके घर तक पहुंचाएं, तब सरकार का कोई दावा जो है वो सत्य माना जाएगा। अन्यथा जैसे नरेंद्र मोदी की एक हवा है कि इनको मैंने मकान दे दिया, पेपर में अखबार में इश्तिहार दे दिया, लेकिन नदारत है, सारी चीजें जो है जमीनी स्तर पर। ठीक है छविराज जी, आपका स्टार्टिंग कमेंट हो गया है, उनके पास मैं जाऊंगी। मनोज जी, आपसे भी आपका स्टार्टिंग कमेंट में लेना चाहूंगी। आखिर क्यों आंकड़े जो 5000 के करीब थे वो अब सीधे 9000 पर आ गए हैं? 3 से 3500 के आंकड़े, इस तरह से मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है, क्या कारण है सर? देखिए, जो पहले हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में जो लोगों की मौत हुई थी उन लोगों का आंकड़ा सरकार के पास पहुंचा था, लेकिन बहुत सारे लोगों की मौत आइसोलेशन के दौरान भी हुई है, जिसके बारे में सरकार ने स्पष्ट किया था कि जिनकी भी मौत आइसोलेशन में भी कोरोना के कारण होगी तो उनकी भी मौत कोरोना से मानी जाएगी। उसके बाद जहां जहां आइसोलेशन में लोग की मौत हुई, लोगों ने अपने मृत्यु प्रमाण पत्र, अपने ये प्रमाण पत्र जब अपने सीओ के यहाँ, वीडियो के यहाँ, अपने सीएस के यहाँ जब जमा करवाया और सरकार के तरफ से भी जो सीएस के प्रतिनिधि थे, जो आंगनबाड़ी केंद्र के थे, उन लोगों ने इसकी लिस्ट जब अपने अपने माध्यम से जब सरकार को भेजी। ठीक है मनोज जी, मैं एक बार फिर से आऊंगी जी, मनोज जी मैं एक बार फिर से आऊंगी आपके पास। वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होंगे। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख सीधे गेस्ट की ओर कर लेते हैं। मैं आप दोनों से ही चाहूंगी कि अब दोनों का आपका स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है सर, तो अब आप एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से मैं छविराज जी आपके पास आना चाहूंगी। लगातार कांग्रेस इस तरह के आरोप लगा रही थी और अब ये चीज सही होती साबित हो रही है। क्या वाकई कांग्रेस के जो आरोप थे उसमें वाकई अब दम दिखने लगा है सर? दम देखते कांग्रेस जो है वो शुरू से आम जनमानस और जनता के साथ खड़ी है। जैसा कि आप देखेंगे इस महामारी के शुरुआती दौर में भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने
देश को आगाह किया था, नरेंद्र मोदी जी को आगाह किया था। लेकिन बात जहां आती है सरकार पे, तो या केंद्र की बात करें हम बीजेपी की, या फिर अगर राज्य की बात करें जेडीयू सरकार की, तो इन पार्टियों की मंशा जो है वो एकदम साफ है कि चुनाव कराओ, किसी तरीके से बहुमत में आने वाली पार्टियों को सरकार और सत्ता से बेदखल करो, और सत्ता के शीर्ष पदों पर चढ़ करके जो आम जनमानस के सर पे चढ़ के यह हुकूमत करना चाहते हैं, जिसका जीता जागता प्रमाण है यह कोरोना महाकाल। आप कोरोना की महामारी को आप देख रहे हैं, और साथ ही में जो बात मैं बार बार कह रहा था, बिहार में चमकी बुखार की बात हो या बाढ़ की बात हो, तो बाढ़ जो है एक पूरे बिहार का जो एक हिस्सा है, उसमें से बहुत हिस्सों को वो तबाह करता है हर साल। और मैं कहना चाहता हूं कि यह जांच का विषय है कि अगर आप बाढ़ की स्थिति को देखेंगे, मैं इसके लिए माफी भी चाहूंगा इसलिए कि बाढ़ की मैं बात कर रहा हूं बीच में, लेकिन जहां बात महोत्सव की आ जाती है तो ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पिछले साल भी था और इस साल भी ये हुआ है। तो आगे आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से, मुस्कान जी मैं आपका 1 मिनट समय चाहूंगा, जिस तरीके से बाढ़ को हर साल जो है सरकार और यहाँ के पदाधिकारी और नेतागण जो है महोत्सव बनाती हैं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस कोरोना को भी बिहार सरकार महोत्सव के तौर पे मनाने जा रही है और आम जनमानस को सड़क पे छोड़ देगी। जी बताइए मनोज जी, आखिर क्या कारण है कि सरकार इस आपदा के अवसर को भी महोत्सव बनाने जा रही है, जिस तरह का आरोप कांग्रेस लगा रही है? अब जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपदा के समय इटली में चले जाते हो, तो कौन महोत्सव मना रहा है, इस चीज को तो सारी देश की जनता ने देखा, इसीलिए जनता ने उनको महोत्सव बनाने के लिए छोड़ दिया। शर्म आनी चाहिए, जब कोरोना के टाइम में हो एक कांग्रेसी नेता सड़क पर नहीं निकले, आज तक किसी के घर पर नहीं गए, किसी कोरोना मृतक के घर पर, और यहाँ बैठ के महोत्सव की बात कर रहे हैं। और आपने क्या किया मनोज जी? उन्होंने, आपने क्या किया मनोज जी? आपने जी ठीक है, आपने क्या किया मनोज जी ये बताइए? आंकड़े ही छुपा दिए, आपदा में अवसर आपने तलाश लिया, अपनी छवि अच्छी बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप, आपने आंकड़े छुपा दिए। मैंने सही आंकड़े को कहा, मैंने बार बार कहा कि बहुत सारे लोगों की मौत आइसोलेशन के दौरान हो गई थी, उन लोगों का लिस्ट सीएस के द्वारा नहीं आया था। सरकार ने आइसोलेशन में भी मौत को, कोरोना के मौत को माना, और हमने वहां से लिस्ट को लाकर के बिहार दिया, जिसमें आंकड़े कहाँ आ गई? मनोज जी आप तमाम बातें कह रहे हैं सर, आप ये बातें कह रहे हैं, आप ये बताइए ना आंकड़े, आखिर क्या वो वजह थी कि आंकड़े जहां 5000 थे सीधे 9000 पर आ गए? तो मैं तो वही तो बता रहा हूं कि बहुत सारे लोगों की मौत जो है आइसोलेशन में उनके घर पर हुई, उनका आंकड़ा नहीं आ पाया था। जब आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा जब वो आंकड़ा आया, वो आंकड़ा आने के बाद उनको जोड़ दिया गया, कहाँ उनको छुपा दिया गया? क्या आपका स्वास्थ्य मंत्रालय वहां पर इस तरह से काम नहीं करता कि सब चीजों को एक साथ लेके चला जाए? मनोज जी देखिए मैडम, ये चुन का झुनझुना नहीं है। जहाँ हॉस्पिटल में जो मौत हुई उसकी सीरियसली सेकेंड दिन आते रही, लोग कहीं से दिखा लिए प्राइवेट में, उनको जो है तो पॉजिटिव पाया गया, वो घर में आइसोलेशन हुए, उसकी सूचना सरकार के पास नहीं। मनोज जी झुंझुने की आप बात कर रहे हैं ना, मनोज जी जिस झुंझुने की आप बात कर रहे हैं ना, पिछले 15 साल से बजाते ही आ रहे हैं आप, देखा होगा आपने, तमाम जनता ने देखा बिहार में क्या कुछ स्थिति है हर चीज की, और अब आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। झुंझुना आप बजा रहे हैं सर 15 साल से। नहीं, बात को समझिए, कोई आदमी प्राइवेट से जांच करा के घर के अंदर अपना इलाज करा रहा हो तो उसकी सूचना सरकार के पास कैसे जाएगी? जिसकी इलाज हो रहा है उसने वहाँ के सिविल सर्जन को सूचना दिया कि सिविल सर्जन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, आपके चिल्लाने से नहीं निकलेगा। उनके जरा सवाल सुन लीजिए सर, उनके सवाल सुन लीजिए, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? तो जी मुद्दा यह नहीं है कि मौतें कितनी हुई हैं और आंकड़ा कितना है, मुद्दा यह है कि आखिर बिहार की जनता को ये महामारी और इस महामारी के बाद जो लॉकडाउन आपने लगाया है और जो लोगों के पेट पे ताला लग रहा है, इन चीजों की जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा? सरकार आखिर किस वजह से बैठी है? आखिर इन सुविधाओं को आप कब तक सुनिश्चित कर पाएंगे? यहाँ रह गई बात, मंगल पांडे ने एक विजिट भी नहीं किया है, यहाँ एम्बुलेंस की चोरी की गई है, यहाँ एम्बुलेंस की चोरी की गई है। सवाल
सवाल पूरा हो जाने दीजिए मनोज जी, एक बार सवाल पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। है कि एम्बुलेंस को आपने दबा के रखा है, आम जनता की आप बात करते हैं कि लोगों तक कब पहुंचने वाले हैं। मैं कह रहा हूं हमारे राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख के बोला है कि मैंने पैसों का इंतजाम कर रखा है, आप मुझे अनुमति दें ताकि मैं टीकाकरण कर सकूं। आज टीकाकरण में भी सरकार पूरे निचले पायदान पे दिख रही है, कहीं केंद्र राज्य पे फेंक रहा है ठेकड़ा कि वो पैसा देंगे, ये पैसा देंगे। आखिर सरकार किसकी भलाई के लिए है? किन पूंजीपतियों के सेवा में लगी है सरकार? क्या आम जनता की भलाई आज भूल जाती है? कई बड़े सवाल उठे हैं, बताइए, जवाब देंगे? जवाब है आपका? इसमें कोई सवाल नहीं है मैडम, कोई सवाल नहीं है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े लोग अपने अपने स्तर से वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। इनको वैक्सीनेशन खरीद के अपने कार्यालय में अपने समर्थकों को लगवाने से किसने रोका है? खाली हवा दे रहे हैं कि हमारे पास पैसा है, तो वैक्सीनेशन खोल के आप अपने सदाकत आश्रम और जहाँ जहाँ कांग्रेस मुख्यालय है वहाँ शुरू कीजिए ना। मतलब रोकने के लिए जा रहा है क्या? वैक्सीनेशन तो बिक रहा है, आप खरीद लीजिए। और इनको समझना चाहिए, हम लोगों ने सिलेंडर खरीद के दिया है। मैं सत्ता में नहीं हूँ, बावजूद यहाँ सेवा में हूँ सरकार। मैं सत्ता में नहीं हूँ, मैं सेवा में हूँ। मनोज जी सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा। मनोज जी सिर्फ एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी जी। छविराज जी ठीक है, मैं एक बार एक सवाल उनसे ले लूं। मनोज जी एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। जितनी भी मौतें हुई है, अब स्वास्थ्य मंत्री आपके कह रहे हैं कि हमने 4 लाख का ऐलान कर दिया है मुआवजा राशि का। क्या ये 4 लाख देकर आप कोई एहसान कर रहे हैं सर? क्या ये 4 लाख देकर भी आप झुंझुना बजा रहे हैं? क्या इससे रिकवर हो जाएगा? क्या इतनी मौतें जो छिपाई गई है ये रिकवर हो जाएंगी क्या सर? 4 लाख रुपया मिलता है तो ये कोई एहसान की बात है क्या? अरे किसी के घर में कोई गया है तो उनके लिए मुआवजा की राशि, अगर मुआवजे की राशि है सर, लेकिन आगे जो मौतें हो रही है उसको तो रोकिए ना, उसके लिए कुछ करिए ना। आप तो वो भी नहीं मान रहे हैं कि पिछली जो मौतें हुई हैं उनका आंकड़ा आपने छिपाया। एकदम नहीं छिपाया, एकदम से 3-3 हजार 3-4 हजार का आंकड़ा नहीं आता है सर। नहीं, एकदम गलत बोल रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनकी मौत घरों में हुई थी उसका आंकड़ा नहीं आया। सरकार ने हर एक का आंकड़ा को खोजा और उस तो वो आंकड़ा लाएगा कौन सर? ठीक है, आपने कहा ठीक है, मैं गलत बोल रही हूँ, आप ही बता दीजिए वो आंकड़ा कौन लाएगा? कौन लाएगा वो आंकड़ा, बताइए। नहीं लाई ना भाई, कोई दूसरा आदमी आप क्या ला के दिए? कि कांग्रेस पार्टी ने आंकड़ा ला के दिया क्या? कि लालू प्रसाद यादव ने आंकड़ा ला के दिया क्या? सरकार ने ही अपने यादव के पुत्र ने किसी भी केंद्र पे एक बार भी जाने का कष्ट नहीं किया है। यहाँ आंकड़ा लाया, पप्पू यादव ने यहाँ आंकड़ा लाया कि एम्बुलेंस आप घर में छिपा के रखे हैं, यहाँ आंकड़ा लाया। ठीक है, मैं आप दोनों का कमेंट एक बार फिर से लूंगी, एक बार फिर से आप दोनों के पास आऊंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। वैक्सीन जरूर करानी है, तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। अगर किसी को कोविड हो भी चुकिया उन भी देखो कि मास्क पहने, क्योंकि स्ट्रेन्स बदलते, ये जेडे स्ट्रेन ने ना कोरोना दे इन्हां दी म्यूटेंट्स बन जाते हैं। इस करके तुसीं वो जो बेसिक चीज़ां ने मास्क पहनना, हथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वह नीतीश सरकार, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी छविराज जी। देखिए, तमाम बातें आपने मनोज जी की सुन ली हैं। चिल्लाकर उन्होंने अपनी हर झूठी बात को सच बनाने की कोशिश कर दी है। उन सबकी बातों पर आप क्या कहेंगे? ये आप मत बोल सकते हैं कि झूठी बात को। तो सही क्या है सर, ये बता दीजिए आप। सही क्या है ये बता दीजिए। आप पहले इसका जवाब दीजिए। किसका जवाब लेना है आपको, बताइए। कौन झूठी बात है सो बताइए ना। ये झूठी बातें है ना। आंकड़ा इस तरह से कैसे बढ़ गया सर, आप बताएंगे मुझे? 3-4 हजार का आंकड़ा, घरों में मौतें हुई है, कौन लेके आएगा वो आंकड़ा? ठीक है सर, मुझे इस तरह की बहस नहीं चाहिए आपसे। ठीक है छविराज जी, आप बताइएगा। ठीक है सर, ठीक है छविराज जी। इस तरह चिल्लाने से निष्कर्ष नहीं निकलेगा सर। एक नेशनल चैनल पर बैठ के आप इस तरह से चिल्ला रहे हैं, थोड़ा मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए सर। ठीक है छविराज जी। मुद्दा है कि चिल्लाने से बातें नहीं बदलती जी। ये जो आंकड़ा बदल रहा है या जो सामने आ जा रहा है, मैं नहीं समझता कि एबीएन न्यूज या मुस्कान जी द्वारा ये लाया गया है, या मेरे द्वारा ले आया गया है, या लालू यादव जी द्वारा ले आया गया है। ये जो सरकार के द्वारा जो आंकड़ा सामने आ रहा है और जो इसमें बदलाव हो रही है, वो सब सरकार इसकी जिम्मेवार है। और फिर अगर इस बात पे आप चिल्लाते हैं और चिल्ला के बिहार की जनता को दबाना चाहते हैं, तो चूंकि आप सत्ता में हैं, आपके साथ सत्ता सदैव जो है मदमस्त हाथी की तरह चलती है और अपने आगे सबों को रौंद देती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि पप्पू यादव जी ने जब एम्बुलेंस की घटना को उजागर किया तो उन्हें आज जेल में भेज दिया गया। तो मुद्दा है कि मनोज जी अगर चिल्ला रहे हैं तो पूरे बिहार जो है, सत्ता आपकी है, सरकार आपका है, और इस सरकार और सत्ता के नशे में जो आप दूर हैं, ऐसे में आप कुछ भी कर सकते हैं सर। हो सकता है कि ये आंकड़े जो है वो किसी न्यूज चैनल ने लाया हो या किसी और ने लाया होगा, दोस्त कसूर भी किसी और का होगा। सत्ता पे चूंकि आप हैं तो शायद आपके ऊपर कोई कसूर ही ना हो, लेकिन सोचिए, जिस जनता ने आपको शीर्ष पर और सत्ता पे बिठाया है, उसके प्रति आपकी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, और इस जिम्मेवारी जवाबदेही को चिल्ला करके, महज चिल्लाने से आप इन्हें दबा नहीं सकते। जिनके नौजवान लड़कों की मृत्यु हुई है, जिसके घर का सहारा छिन गया है, आज उनको चिल्लाने से दबाया नहीं जा सकता। मनोज जी, इन बातों पे गहन चिंतन किया। मनोज जी, आपसे मैं फाइनल कमेंट, देखिए शांति से एक फाइनल कमेंट 30 सेकंड में दे दीजिए मुझे। मनोज जी एक फाइनल कमेंट चाहूंगे सर मैं आपका पूरे मुद्दे पर। देखिए, विपक्ष का काम है लोगों को भरमाना। सरकार अपना काम कर रही है, कोई आंकड़े की बाजीगिरी नहीं है। मैं बार बार कहा, जो अस्पताल के प्रशासन में जिनकी मौत हुई अस्पताल में, उनका आंकड़ा आया। जिनकी मौत घरों के अंदर हुई वो आंकड़ा नहीं आया। ठीक है सर, जब ये ठीक है मनोज जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी, और छविराज जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से लगातार जेडीयू ठीकड़ा फोड़ रही है सरकारी अस्पतालों पर, ये बिल्कुल भी सही नहीं है सर। आपने एक झुंझुने की बात की थी और वो झुंझुना देख रही है जनता, 15 साल से आप बजाते आ रहे हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ जैसे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।